वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज चर्चा होगी मेडिकल नेग्लिजेंस पे और उसके रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है वीरोलाल भीमाजी वर्सेस मधुसूदन एंड कुमरे। तो और उसमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये मेडिकल प्रोफेशन, ये मेडिकल नेग्लिजेंस जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, और ये कंज्यूमर डे जो हमने पीछे कमेमोरेट किया और जो 24 दिसंबर को 2024 को, और ये 1986 से कंटिन्यूसली हम मना रहे हैं। तो 1986 को ये पहले वाला जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो आया था, वो रिपील हो चुका है। अब हमारे पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो इसमें जो मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सर्विस है। तो सर्विस में इंक्लूड किया गया और सुप्रीम कोर्ट उसमें लिखा ही नहीं है स्पेसिफिक अबाउट दिस मेडिकल सर्विस की डेफिनेशन में जो लॉ अवाल्व हुआ है विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और बीवी शांता जो जजमेंट है मेडिकल प्रोफेशन और बीवी शांता में, उसमें ये जो सर्विस है जो देते हैं डॉक्टर्स, तो वो एक इसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन में आती है। और वो तो उस पर भी हम तो आज मेरे साथ उस पर भी बात होगी। तो आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी हैं, जे ऐसे भी एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं और जे दूसरे एरिया में भी बातें करते हैं। तो आज इनसे हम ये जानकारी देंगे कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, जो आप थोड़ा सा प्रोफेशन, क्योंकि आप डॉक्टर प्रोफेशन है, आप क्या देखते हो कि जो बीवी शांता की जजमेंट है क्या जे, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वकीलों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं लाया है, जबकि डॉक्टर्स को लाया और बीवी शांता, इसको क्या करना था थोड़ा सा और हिस्ट्री में बताइए कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंस होती है, कैसे है, क्या नहीं। नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस, हम लोग डॉक्टर हैं, काम करते हैं और गलती भी हो जाती है, लेकिन जानबूझकर कोई डॉक्टर गलती नहीं करता। कई बार क्या होता है कि हमारी गलती हो जाती है, हमारी जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है और उसके साथ किसी पेशेंट को हार्म हो जाता है। तो अब ओवर द इयर्स कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया हुआ है। तो इसीलिए अब मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है, ए डॉक्टर इज ड्यूटी बाउंड, नंबर 2 ड्यूरिंग हिज ड्यूटी देयर इज ब्रीच ऑफ स्टैंडर्ड केयर, तीसरा आफ्टर ब्रीच ऑफ स्टैंडर्ड केयर देयर इज हार्म टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की जान भी चली जाती है या इंजरी होती है, उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। और जो पेशेंट हार्म होता है वो कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है और क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है। अगर ऑफ नेचर ऑफ इंजरी माइल्ड है, कोई ज़्यादा सीवियर नहीं है और लेकिन जान नहीं गई है एक पेशेंट की, तो मोस्टली वो केस सिविल कोर्ट में जाएगा या कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। अब सिविल कोर्ट में कौन सा केस जाएगा? जैसे आप जो फ्री ट्रीटमेंट है, जिसमें पेशेंट ने कोई पैसा नहीं दिया है, फ्री ट्रीटमेंट करवाया है, वो सिविल कोर्ट में जाएगा। जहां पर पेशेंट ने डॉक्टर को फीस दी है, ऑपरेशन का इलाज कराया है, वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। और तीसरा है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जहां पर वर्ड यूज होता है रेस इप्सा लोकिटोर, जहां पर थिंग्स स्पीक ऑफ देमसेल्व्स, जहां पर कोर्ट ये सेटिस्फाई होता है कि बियॉन्ड डाउट डॉक्टर की गलती है जिससे मरीज की जान चली गई है, उसको हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं। वेयर एज सिविल नेग्लिजेंस में बियॉन्ड डाउट जो वो जो है कारण है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है सिविल कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट में कि आपके जो एविडेंस है, अगर अपीलेंट के एविडेंस फेवर में बहुत ज़्यादा है, रिस्पोंडेंट के कम हैं, तो उसके फेवर में केस जाएगा। तो जिसके एविडेंस ज़्यादा हैं उसके फेवर में जाएगा केस, क्योंकि इसमें किसी की कोई सज़ा नहीं है, इसमें सिर्फ कंपेंसेशन है। तो ये कंपेंसेशन का मामला है
कंज्यूमर कोर्ट में और सिविल कोर्ट में। तो ये था सिंपल भाषा में व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस। अब इसका एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। 3 चीजें मैंने बताई, डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ब्रीच इन ड्यूटी एंड ब्रीच इन ड्यूटी लीडिंग टू हार्म। अब डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वो पहले उसको डिसाइड करना है कि क्या मैं ये पेशेंट देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं। अगर उसको लगता है कि ये मेरी जुरिडिक्शन में पेशेंट नहीं आता है, मैं एक सर्जन हूं, ये पेशेंट ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केस है, कैंसर का पेशेंट है, अगर वो ले लेता केस देन ही इज इन्वॉल्व। अगर वो रेफर कर देता है वो नहीं है। पहले तो अगर उसे प्रिस्क्रिप्शन बनाई है, ही इज ड्यूटी बाउंड। अब ड्यूटी बाउंड है, इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट थी 1969 की, लक्ष्मण बालकृष्णन वर्सेस बापू गोडबोले। इस केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट हुई कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट आया, उसने जब लिखा है ही हैज टू गिव स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट, ना बहुत ज्यादा केयर ना बहुत कम केयर, लेकिन जो स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसको देना है और वो ही इज आंसरेबल टू दैट। उसके बाद सेकंड पॉइंट था ब्रीच इन ड्यूटी। जैसे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी पेशेंट को, वो जो ट्रीटमेंट है, जो स्टैंडर्ड केयर हमारे इस वक्त चल रही है, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, वो भी एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तीसरा था, अगर इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी में पेशेंट को हार्म हो जाता है, देन नाउ ही इज एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन और नेग्लिजेंस, और इसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहेंगे। ठीक है। अब आपकी बात आ गई वीपी शांता केस वाला। ये केस था 1995 का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो लॉयर्स को निकाल दिया और डॉक्टर्स को इंक्लूड कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, सो दैट दे हैव टू गिव कंपनसेशन अगर ये प्रूव होता है कोर्ट में कि उनके कंडक्ट की वजह से पेशेंट को हार्म हुआ है। तो मेरे डॉक्टर भाई भी सुन लें कि आज हमें बड़ा सोच समझ के चलना है, क्योंकि बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात मैं करूंगा, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई नर्स की वजह से कुछ गलती हो जाती है, उसमें भी डॉक्टर और हॉस्पिटल आंसरेबल है। तो ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट हुई। ये पंजाब का केस था। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर, पेशेंट टाइफाइड फीवर का आता है, उसको डॉक्टर क्लोरामफेनिकॉल लिखते हैं, सिस्टर गलती से इंजेक्शन उसको क्लोरोक्वीन समझ के लगा देती है। उस इंजेक्शन के बाद पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है सीवियर, उसकी इंजरी हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। केस चलता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। वहां पर अल्टीमेटली ये फैसला निकलता है, लैंडमार्क जजमेंट है उस केस, लेकिन ये केस क्रिमिनल नेग्लिजेंस में नहीं इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा कंज्यूमर फोरम में, यानी कि सिविल नेग्लिजेंस में, जिसमें की कंपनसेशन होगी। मतलब है कि अगर सिस्टर की गलती से डेथ हो जाती है तो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, उन पे केस बनता है। ये क्रिमिनल पे इसलिए नहीं आता है, अगर क्रिमिनल में आता तो सीधा वो नर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर डॉक्टर के पास थिएटर का स्टाफ है तो उसमें गलती हो जाती है सिस्टर की वजह से, वो भी डॉक्टर आंसरेबल है। अब मैं 2 चीजें वर्ड करूंगा, एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब है जो कि सामने है, जैसे ऑपरेशन करते वक्त एक कैंची अंदर रह जाती है, सीजर्स, और ऑपरेशन अब्डोमेन बंद कर दिया जाता है, उसके बाद वो है एक्ट ऑफ कमीशन, यानी कि ये उसने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं था, ये स्टैंडर्ड गलती हुई है डॉक्टर से। दूसरा था एक्ट ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है, ये भी नेग्लिजेंस में आता है। जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे किसी को पेनिसिलिन का हमने इंजेक्शन लगाना है, हमको टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करके ही लगाया जाता है। अगर उसको रिएक्शन हो जाता है तो पेशेंट की कुछ डेथ हो जाती है, कॉम्प्लिकेसी हो जाती है, तो एक्ट ऑफ ओमिशन हो जाता है। और अगर टेस्ट करने के बाद रिएक्शन तो होगा ही नहीं, तो ये एक एग्जांपल है एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये आप, मैं अभी आपने जो मैंने देखा कि आप काफ़ी मेडिकल प्रोफेशन के वो जो आपको जजमेंट भी आपने रेफर की, और जिस मुझे लगता है कि लॉ की जो इंटरप्रिटेशन, जब वो लॉ की बात की, कानून की बात की, एक बहुत बड़ी बात है तो एक डॉक्टर से सुनना। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको लीगल फ्रेम में बात कर दूंगा। इन्होंने क्या कहा, एक तो पहले इन्होंने कहा कि नेग्लिजेंस, कि डॉक्टर को किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो ये मैं बात कह दूं तभी तो गलती में आता है, तभी तो नेग्लिजेंस है। अगर कोई इंटेंशनली करे तो फिर
मतलब वो वाला क्रिमिनल, जैसे एक नहीं क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो ये भी है, लेकिन वो हो जाता है जैसे मर्डर है, अगर वो डेथ हो जाती है। तो जहां पे नेग्लिजेंस मीन जहां इंटेंशन और नॉलेज नहीं है इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो ये ड्यू केयर जो आपने बात की, जो स्टैंडर्ड नहीं किया, चलो एक ये बात आ गई। दूसरी आपने कहा सर्विस का, कि अगर ये जो कंज्यूमर एक्ट है इसकी स्पेसिफिक सेक्शन है, इसमें कंज्यूमर जो सर्विस है ना कंज्यूमर एक्ट में, जो सर्विस क्या क्या है स्पेसिफिकली काफी सर्विसेज इसमें मेंशन की गई हैं। तो उस वक्त मुझे लगता है कि मैं पढ़ूंगा, मुझे लगता है कि ये सर्विस में डॉक्टर को स्पेसिफिकली या लॉयर्स को स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसमें मैं थोड़ा पढ़ दूंगा। यह है सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज टू बी मेड अवेलेबल। तो आगे मैं पढ़ दूंगा कौन कौन से प्रोफेशन है, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, टेलीकॉम, बोर्डिंग और लॉजिंग और बाय बोथ हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट और द परव्यूइंग ऑफ न्यूज और अदर इंफॉर्मेशन। ये जो डेफिनेशन इसमें ना तो वकीलों की बात हुई है, तो ना ही इसमें जो सर्विस देते हैं डॉक्टर उनकी बात हुई है। लेकिन ये मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सर्विस तो एक कर ले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जब पर्ची लिखी जाती है, जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर इंटर इनटू, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है, तो उसमें ब्रीच होती है और हार्म काज होता है, ये तीन चीजें, तो वो एक सर्विस की मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, डॉक्टर साहब आ चुकी है। और इसमें अच्छा आगे मैं थोड़ा और इसमें जो दो आपने, मैं आपकी ही बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एलैबोरेट कर। आपने कहा कि सिविल कोड में कब जाना है और कंज्यूमर कोड में कब, तो जो आपने कहा फ्री सर्विस है, वो समझो कोई चैरिटेबल दे रहा है, जहां कोई पर्सन, उसमें ये लिखा है स्पेसिफिक इसकी सर्विस में ही, बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। तो ये जो दो बातें हैं ये इसमें हैं। तो जो बड़ी बात आ गई कि ये जो, तो फिर सिविल कोड में जाएगा, तो कंज्यूमर में नहीं, अगर कोई फ्री सर्विस, क्योंकि सिविल राइट्स उसके वो अपने डिटरमिन कराएगा और कंपनसेशन क्लेम करेगा। तो आगे आपकी ये एक वाइकेरियस लायबिलिटी जो है, ये आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेंगे, तो कोई भी हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉइज होते हैं, जहां डॉक्टर के नीचे जो काम कर रहे होते हैं, कोई नर्सिंग होम है या कोई, तो वाइकेरियस लायबिलिटी भी उस पर। अभी दो बातें, जो एक की कंपनसेशन का कब क्लेम करेगा कंज्यूमर एक्ट के, सिविल एक्ट जो भी अगर उसको हार्म होगा, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स टू फैक्ट्स, हम चार्ट में करेंगे। दूसरा क्रिमिनल लायबिलिटी जो आपने बात की, वो एपरेंटली लगनी चाहिए, जैसे आपने ओमिशन और बियॉन्ड डाउट, वो तो प्रूव करना ना कोर्ट में, ना वो कोर्ट में प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। वो आप कह सकते हो कि क्रिमिनल एक्ट आप कह सकते हो, स्टैंडर्ड उसका जो आप कह रहे हो ना, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, वो कोर्ट में। लेकिन कब है, जैसे आपने कहा रेस इप्सा लिक्विटर, आपने ये सुना होगा कि आपको एपरेंटली लगता है एक्सट्रीम नेग्लिजेंस है, मतलब वो एक लगता है कि यार वाकई डॉक्टर, जैसे आपने बात की कि ऑपरेशन करते हुए कैंची छोड़ दी, ये तो है ना, ये तो आपने कमीशन, और को पेंसिल का जो एक स्टैंडर्ड है आपने वो लगाना था, टेस्ट करना था, वो नहीं किया, तो उसका जब स्टैंडर्ड थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, फिर वो आप क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है। तो डॉक्टर साहब आज देखते हो, आप तो मेडिकल स्टूडेंट भी रहे और आपने एज ए डॉक्टर भी काम किया और अदरवाइज अब भी कर रहे हो, क्या देखते हो कि कितने वल्नरेबल हैं हमारे डॉक्टर्स, जो खासकर जो सर्जन हैं, जो, और एक और मैं ऐड कर लूंगा, डेंटल सर्जन हैं, इनका भी काम वैसा ही है जैसे, ठीक है एक डॉक्टर दूसरा भी जो मतलब दूसरे भी ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोज करता है, डायग्नोसिस में भी गलतियां होती हैं, लेकिन ज्यादा मुझे लगता है जो सर्जरी के केस। जज साहब आपकी बात के मैं आता हूं, पहले मैं एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है। उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि हमारे डॉक्टर्स नहीं करते हैं, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बिल्कुल, जैसे ही हमने एक छोटा सा भी प्रोसीजर लगाना है, अगर ड्रिप भी लगानी है,
हमने पेशेंट से कंसेंट लेनी है। तो इस सिलसिले में एक लैंडमार्क जजमेंट हुई है 2008 की, समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा। ये केस क्या था, एक 42 इयर्स ओल्ड की औरत थी जिसका की शादी होने वाली थी, उसको पेट दर्द होती है, वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसको गायनी प्रॉब्लम भी थी। गायनिकोलॉजिस्ट ने कहा कि हमें एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी और छोटी सी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, और कंसेंट उससे ली गई डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, यानी कि हम दूरबीन डालेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम लिमिटेड करेंगे। लेकिन जब डॉक्टर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं और थोड़ी लेप्रोटमी भी करनी पड़ती है, उनको पेट भी खोलना पड़ता है, देखते हैं कि पेशेंट को यूट्रस का कैंसर है और पेल्विस उसका फ्रोजन है, तो डॉक्टर उस वक्त दिमाग लगाते हैं, वो जाके नर्स को भेजते हैं कि उनके पेरेंट्स से या उनके भाई बहन से कंसेंट लेके आओ, इसको हमारा इसका यूट्रस रिमूव करना है। कंसेंट लेने के बाद ही वो प्रोसीड करते हैं और पेशेंट का यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जान बचाने के लिए कि अभी खोला हुआ है, कैंसर है, एडवांस स्टेज में ना चला जाए, और उसके बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब पेशेंट को होश आती है और जब पेशेंट को पता चलता है कि मेरी शादी होने वाली है और डॉक्टर्स ने मेरा यूट्रस रिमूव कर दिया है, तो वो कहती है मेरी कंसेंट क्यों ना ली गई। अब डॉक्टर ने कहा हमने आपके घर वालों से कंसेंट ली थी, उसने कहा मैं बालिग हूं, 18 साल से ऊपर हूं, मेरी शादी होने वाली है, आपने यूट्रस रिमूव कर दिया, तो केस चला जाता है कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो प्रोसीजर आपने करना है, अगर इमरजेंसी केस नहीं है आपको वही काम करना है। अगर आपने दांत के लिए कंसेंट ली है, दांत रिमूव करना है। उस केस में डायग्नोस्टिक की प्रोसीजर था, जब उनको लगा कि अंदर ऑपरेशन है, उनको अब्डोमेन क्लोज करना चाहिए था। पेशेंट जब होश में आता, दोबारा उस पेशेंट से कंसेंट ली जाती, फिर जाके ऑपरेशन किया जाता। तो इसका मतलब मेरे डॉक्टर भाइयों से भी गुजारिश है, कृपया जो काम करें उसी की कंसेंट लें, उसके अलावा कुछ और काम करना पड़े दोबारा नए सिरे से केस करें और नए कंसेंट लें। ये था कंसेंट। अब दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि जजेस को मेडिकल फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होती है, लेकिन ओवर द इयर्स एक दो टेस्ट जजेस को भी पता है क्या करने हैं। एक बोलैम टेस्ट है, एक बॉलिथो टेस्ट है। उसकी नॉलेज डॉक्टर्स को भी है, कंज्यूमर फोरम में भी ये टेस्ट चलते हैं। और ये बोलैम और बॉलिथो टेस्ट क्या है? बोलैम टेस्ट क्या है? ये 1957 का केस है, जो पहली बार दुनिया में कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आया। ये इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में था, पेशेंट का नाम बोलैम था, वो उसको डिप्रेशन का पेशेंट था और साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट कर रहे थे। उस जमाने में आज भी ईसीटी लगाई जाती, यानी कि शॉक वेव दिया जाता था ब्रेन को। तो उस पेशेंट को शॉक वेव दिया गया। शॉक वेव के दौरान पहला ठीक, दूसरा, तीसरे शॉक वेव उसको क्या आता है, उसको शरीर उसका कांपता है शॉक वेव से और उसको फ्रैक्चर हो जाता है टांग का। अब वो जब पेशेंट ठीक हो जाता है डिप्रेशन, वो कहता था अगर मुझे पता होता कि आपने मुझे शॉक वेव देना है तो मैं कभी आपका ट्रीटमेंट नहीं कराता। केस चला जाता कोर्ट में। अब 1957 में उस जज की तारीफ करूंगा जिसने कैसे दिमाग लगाया होगा, कैसे किया। उसने क्या किया, एक्सपर्ट टीम बुलाई। एक्सपर्ट टीम आदि कहती थी हमें शॉक वेव उस जमाने में बगैर एनेस्थीसिया किया जाता था, बगैर मसल रिलैक्सेंट के दिया जाता था। और इस केस में अगर मसल रिलैक्सेंट दिया जाए तो पेशेंट की वो कन्वल्शंस नहीं होती हैं, उसकी बॉडी सीजर में नहीं आती है। तो एक जो टीम थी उन्होंने कहा कि 90% लोगों ने बोला कि हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, हम ऐसे ही ईसीटी देते हैं। और कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि हम लोग मसल रिलैक्सेंट देना चाहिए था। लेकिन तब डॉक्टर ने, वो जज ने ऐसा स्टेटमेंट दी कि बोलैम टेस्ट, यानी कि उस वक्त का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दुनिया में फॉलो हो रहा है, अगर डॉक्टर ने ये फॉलो किया है उस पर केस नहीं बनता है। और तब से लेके आज तक बोलैम टेस्ट स्टैंडर्ड बन चुका है, यानी कि अगर कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर ने कोई काम किया है और रूटीन में जो गाइडलाइंस लिखी हैं, बुक में लिखी हैं, या उस प्रेवलेंट बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उस स्टेप फॉलो करते करते कोई गलती हो गई है, उससे नेग्लिजेंस होगी, उसको हम नेग्लिजेंस नहीं मानते। वो कह सकते हो इन ड्यू कोर्स ऑफ जो सर्विस दे रहा है, उसके लिए एक दूसरा ओपिनियन, डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया जाता है कि इसने गाइडलाइंस फॉलो की है नहीं की, और डॉक्टर बरी हो जाता है। लेकिन दूसरा बॉलिथो टेस्ट जब आया उसने थोड़ा चेंज किया। ये बॉलिथो टेस्ट 1997 की बात है। 1997 में एक बच्चा था पैट्रिक बॉलिथो। ये बच्चा इंग्लैंड के हॉस्पिटल में आया, इसको सांस की प्रॉब्लम थी, पीडियाट्रिक आईसीयू में बच्चा एडमिट होता है।
तो वहाँ के जो दो डॉक्टर थे, डॉक्टर हेनरी और डॉक्टर रोजर, इन्होंने क्या किया कि बच्चे को ट्रीट किया। बड़े काबिल डॉक्टर थे। इन्होंने नर्स को एडवाइस दी कि 24 आवर ऑब्जर्वेशन बच्चा रहे। बच्चे को क्या होता है, बीच में सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, ज्यादा आ जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, और नर्स क्या करती है, डॉक्टर रोजर को बुलाती है। डॉक्टर रोजर वो ड्यूटी नहीं आते हैं, लेकिन बच्चा ठीक हो जाता है। तीसरी बार क्या होता है कि बच्चे को सीवियर कफ होती है, और बच्चे की बाद में ब्रेन, तब तक डॉक्टर जब तक आते तो क्या हुआ कि उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन जो पैट्रिशिया जो मदर थी उसकी, बोलिथो की, वो कोर्ट में चली जाती है कि इन्होंने स्टैंडर्ड केयर नहीं की है हॉस्पिटल में। अगर ये बच्चे को इंटूबेट करते, वेंटिलेटर पर रखते, शायद बच्चा बच जाता। अब यहां पर जब केस चला जाता है कोर्ट में, तो वहां भी वो एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाते हैं। वह एक्सपर्ट ओपिनियन, आधे कहते हैं एक्सपर्ट्स कि हम ऐसे केसेस में इंटूबेट नहीं करते, 2 साल के बच्चे को हम ट्यूब नहीं डालते हैं। आधे कहते हैं कि हम लोग ट्यूब डालते हैं और पेशेंट को बचा सकते थे। अब इस केस में क्या हुआ कि जो बोलिथो टेस्ट कहता है कि सिर्फ डॉक्टर्स का ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जजेस की प्रोविजन आ जाती है कि आप लोगों ने स्थिति के मुताबिक स्टैंडर्ड केयर की या नहीं की। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये ओपिनियन ये निकलता है कि अगर वो बच्चे को ट्यूब नहीं भी डाल जाती, फिर भी बच्चे की डेथ हो जानी थी। लेकिन कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि अगर आपको कॉल किया गया, आप ड्यूटी पे नहीं, वहां पर ड्यूटी पे थे, नहीं आते हैं, बच्चे को अटेंड करते, और अटेंड करने के दौरान कुछ हो जाता तो आप बरी हो सकते थे। और उसके बाद ये बोलिथो टेस्ट हो गया कि सबसे पहले बोलैम टेस्ट किया जाएगा, स्टैंडर्ड के। दूसरा, कोर्ट अपने लेवल पे भी निष्कर्ष निकाल सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन का कि क्योंकि एक डॉक्टर हर वक्त दूसरे डॉक्टर को बचाने की कोशिश करेगा। कोर्ट का ये कहना है हम लोग एक निष्क्रिय इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेंगे कि अल्टीमेटली बियॉन्ड डाउट हमें प्रूव करना है कि गलती हुई। डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट कर दूंगा। बहुत अच्छा है तो आपने और फैक्ट्स दिए और उसके अपना ये जो आपने बात की ना, देखिए होता क्या है, जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि भाई कैसे करना क्या है, वो डॉक्टर का है। लेकिन जो देखिए क्या होता है, एक ट्रायल का थोड़ा सा मैं बता दूंगा, फिर आपको ये अपने दर्शक इजीली समझ जाएंगे बात। एक ट्रायल होता है कोई भी, चाहे वो आप सिविल ट्रायल कर लो, सिविल प्रोसीडिंग करेंगे, उसको क्रिमिनल ट्रायल कर लो। जी। वैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसमें एक पूरा वो है, एक क्लेम आएगा, एक का अपना रखेगा पक्ष, दूसरे पक्ष से भी बात होगी, वो भी अपना जवाब देगा। तो उसके बाद पॉइंट जो कंट्रोवर्सी है उस पर एविडेंस फीड होगी, शहादत लेंगे। जो आपने बात की जी, सारा मैं थोड़ा सा इसको एक लीगल फ्रेम में डाल दूंगा। तो वो जो आपने बात की, कुछ डॉक्टर बुलाएंगे, कुछ एविडेंस हुई, तो एक मैं बात बता दूं क्लियर, जो एप्रिसिएशन है ना एविडेंस की, यही बात है। ये किसका बेबी है, किसका है, ये जज का है। कोई भी जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग, चाहे वो एक ट्रिब्यूनल में हो रही है, तो जो फैक्ट्स हैं, तो होता क्या है हमारे, एक तो ट्रायल कोर्ट में होता है, एक एपीलेट कोर्ट भी उसको कहीं पे एप्रिशिएट करता है। फैक्ट्स, जो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, लॉ उसके साथ ही होता है, दोनों एप्लीकेबिलिटी फैक्ट्स एंड लॉ की होती है। आगे मैं और बताऊंगा आपको, बड़ा मजेदार। फिर जो बात आपने की, ये एप्रिशिएट करना कि एक आपने कहा कि हो सकता है ये डॉक्टर ग्रुप है, ये बचा रहा है, दूसरे लोग हैं उसके टकराव में है, वो उसको बना रहे हैं, ऐसे कर लो ना आप बात। फिर बीच वाला रास्ता, ये विजडम है, ये इंटेलेक्ट जस्टिस का आप देखिए क्या है, प्रोसिक्यूशन है क्रिमिनल केस में, वो अपना केस रखती है, पुलिस का जो बनाया हुआ है। फिर उसके बाद डिफेंस काउंसिल होता है, मर्डर केस है, कोई भी ट्रायल है, फर्जरी का है, फ्रॉड का है, जो भी ट्रायल होता है, उसके बाद जज एप्रिशिएट करता है। तो इसमें सिंपल यही बात है कि जो जज एप्रिशिएट करेगा, और जो बीरूलाल भीम जी का केस है मधुसूदन, जो आप इस पे आ जाते हैं ठीक। तो इसमें थोड़ा सा, इसमें डॉक्टर साहब आपने पढ़ा होगा, पहले आप बताएं, फिर मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि आप बताएंगे तो थोड़ा सा मैं उसको लीगल फ्रेम में डालूंगा। आप थोड़ा सा, अच्छा, ये जो केस है, क्या समझा आपने? क्या अभी जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है भेरूलाल भीमाजी वर्सेस मधुसूदन केस। ये अभी जजमेंट आई है थोड़े दिन पहले, लेकिन ये केस है 1998 का, 1997 की बात है। पुणे के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसको मोतिया होता है, कैटरैक्ट होता है। डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए।
हफ्ते के बाद पेशेंट दोबारा आता है दिखाने के लिए, आंख की पट्टी खुलाने आता है, तो वो कहता है कि मेरी आंखों में बड़ी दर्द है और पानी काफ़ी चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आपकी विजन वापस आ जाएगी, आप ठीक हो, कोई बात नहीं। उसके बाद एक हफ्ते के बाद दोबारा विजिट होती है। उसके बाद वो कहता है मुझे बड़ी दर्द है, आंखों से पस भी चल रही है, और डॉक्टर फिर भी उसको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पट्टी चेंज करते हैं। तो लेकिन वो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता है। वो एक थर्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। वो उसको कहता है प्रॉपर एग्जामिनेशन के ऑपरेशन के बाद आपकी आंखों में डीप इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम एंडोऑप्थेल्माइटिस कहते हैं, तो आपकी आंख निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर भी पेशेंट जो है, आर्मी बैकग्राउंड था, आर्मी हॉस्पिटल में चला जाता है। फाइनली मिलिट्री हॉस्पिटल में उसकी आंख का ऑपरेशन किया जाता है, उसकी आंख रिमूव करनी पड़ती है। बाकी कॉस्मेटिक पर्पज से ऑर्बिटल जो बोन वैसी रखी जाती है। बाद में ये केस चला जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ये केस डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल से कोई एफिडेविट नहीं था कि डॉक्टर की कोई गलती है, तो वो चला जाता है स्टेट कंज्यूमर फोरम में। तो स्टेट कंज्यूमर फोरम में एक सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। वो कहते हैं इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कंसर्न डॉक्टर ने अगर टाइम से एंटीबायोटिक्स ने केयर की होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने रिस्पोंडेंट को साबित किया कि ये नेग्लिजेंस हुई है। अल्टीमेटली ये नेशनल लेवल पे, नेशनल रिड्रेसल पे चला जाता है। वहां पर डॉक्टर एक सबूत देता है कि इस पेशेंट ने बीच में पट्टी खुद खोली थी, पट्टी खोलते खोलते इसकी आंख को लग गई, उसकी वजह से इसको डैमेज हुआ, और नेशनल लेवल पे डॉक्टर बरी हो जाता है। अब केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी जजमेंट अभी आती है। सुप्रीम कोर्ट में ये अल्टीमेटली एक्सपर्ट ओपिनियन से ये पता चल जाता है कि उस केस में डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही हुई थी, और अब डॉक्टर को 3.5 लाख रुपया कंपेंसेशन देनी है इस केस में, क्योंकि अगर वो टाइमली, उसको 3-4 विजिट के दौरान उसको पता लग जाना चाहिए था कि सीवियर इन्फेक्शन है और प्रॉपर केयर की जानी चाहिए थी, और पेशेंट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अब जज साहब आप ही बताएं इस केस के बारे में। ये फाइनल जजमेंट हुई है 3.5 लाख। ये जो आपने फैक्ट से बता दिए, थोड़ा सा वो भी बता दिया, एविडेंस क्या थी कि कैसे अप्रिशिएट करता है, कैसे वो हर कोर्ट का अपना अपना एक, जो भी जज बैठता है अपनी विजडम, अपने इंटेलेक्ट और अपनी जो उसके पास नॉलेज है लॉ की, और उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे करता है। देखिए आप क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने नहीं किया, स्टेट कमीशन ने उसको इन्वॉल्व किया, नेशनल ने उसको छोड़ दिया। इट मींस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, है वही एविडेंस, सब कुछ वही है, क्योंकि केस तो आगे हो चुका है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू पे आया। तो मैं ये थोड़ा सा हम इस उसमें तो हर एक कोर्ट का होता है, इसलिए तो दूसरी कोर्ट बनाई जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार कहता है कि अगर हमारे ऊपर भी कोई कोर्ट है तो वहां पे हमारे केसेस में भी वो मतलब जो यू विल फाइंड कई डिफेक्ट हैं, तो हम उस मामले में नहीं, हम ये शॉर्ट में पढ़ देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैसे अप्रिशिएट किया। जो करेक्ट है इस जजमेंट का वो क्या है, मुझे लगता है वो पैरा 23 में है। तो मैं सीधा ही आ जाऊंगा, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। गिवन द मेडिकल ओपिनियन रिप्रोड्यूस्ड अबव, ये इन्होंने मेडिकल ओपिनियन जो दिया था वो ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड द फैक्ट दैट द appellants मेड 5 visits to the respondent doctor in a week period while consistently complaining of immense pain in the operated eye, headache and lack of vision, while the respondent kept reassuring him that the operation was successful and he would recover his vision eventually। देखिए ये क्या था कि भाई 5 बार गया और डॉक्टर ने नया कुछ नहीं मतलब हो गया, वो बार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक डॉक्टर बात है ना, ही वुड हैव उसको खोलता, किसी डॉक्टर और डॉक्टर से पूछता, जब कोई और उस पे तो वो उसने, वो जब पेशेंट कह रहा है यार मेरा हेडेक हो रही है, मुझे लैक ऑफ विजन, मुझे दिखना नहीं, तो आगे जो फिर ये चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें रखा है। फिर क्या है, रीश्योरिंग हिम, बार बार वो कहता है ही वुड रिकवर हिज विजन इवेंचुअली टाइम से, वेयर एज ऑल द 3 अदर डॉक्टर्स, देखिए कंपेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अपना जो विजडम है विवेक अपना लगाया, ही वुड रिकवर हिज, वेयर एज ऑल द 3 अदर डॉक्टर्स opinioned that the appellant was suffering from endophthalmitis, which has led to damage to the eye, which has led to complete damage of the eye. It becomes evident that respondent doctor was negligent in his diagnosing the respondent's eye। देखिए 2 बातें हैं,
ऑपरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई सेप्टिक की, कुछ भी हुआ, तो उसने बार बार मतलब उसको क्या आप कह सकते हो अवॉइड किया, कैलेस एटीट्यूड रहा। कैलेस एटीट्यूड, यही तो कैलेस एटीट्यूड तो ड्यू केयर खत्म नहीं हो जाता ऑपरेशन से, उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो फिर 3 डॉक्टर जो है वो दूसरा ओपिनियन, तो इसलिए ये भी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो उसका जो आप क्या कह सकते हो, जो ओमिट किया, जो आगे उसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर कंटिन्यू नहीं किया, कंसिस्टेंस नहीं दिखाई, एरर ऑफ ओमिशन, ये आप कह सकते हो। वो इट बिकम क्लियर दैट रिस्पोंडेंट फेल्ड टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन, उस वक्त इन्फेक्शन हुई थी, एंड क्लियर द सेम इन टाइम। उस वक्त आपने डॉक्टर साहब ठीक कहा कि भाई उस वक्त नहीं, अब नहीं हो सकते, उस वक्त होते थे, लेकिन होना हो सकता है, लेकिन उसका इलाज तो करना चाहिए ना। अगर किसी को सेप्टिक हो गया तो जो भी है, उसके बाद ये डॉक्टर साहब ने नहीं किया, तो इसमें क्या है, फेल टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन एंड क्लियर द सेम इन टाइम डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स बाय द एपिडेंट। द सेड इन्फेक्शन वाज डायग्नोस्ड बाय 3 डॉक्टर्स, नेमली डॉक्टर चित्रा खरे, डॉक्टर नीतिन प्रभु देसाई एंड डॉक्टर्स एट द मिलिट्री हॉस्पिटल, जहां उसका, but it was too late by then and the appellant had to undergo eye removal, मतलब समझो वही, तो it was a blunted result of medical negligence by the respondent in post operative care जो मैंने कहा उसकी liability continue है अभी तक, wherein corrective steps would have been taken। तो ये आ गया most responsible, reasonable and basic skill which were expected from the जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर आप बात कर रहे हो। तो इसके बाद मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस किस्म का है तो ये तो कंज्यूमर कोर्ट तक है, सिविल लाइबिलिटी हो, अगर ये इस किस्म का, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी पे भी जो वो आ जाता है। जैसा अब मैं डिग्री के बारे में बताऊंगा, डिग्री आपके, ये मेरा अपील है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स से। ये केस है पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल, 1996 का केस है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक एलोपैथिक दवाई एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है, उस दवाई से उसको सीवियर रिएक्शन होता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब हो सकता है वो दवाई एलोपैथिक डॉक्टर होता है, डेथ होती है, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक एलोपैथिक दवाई नहीं लिख सकता है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर एक एलोपैथिक दवाई लिखता है, उसको हम क्वैक बोलेंगे, he has transgressed, he cannot write। So मेरी अपील है कि एक जो फील्ड का दूसरी दवाइयां ना लिखें, अगर कॉम्प्लिकेसी आ जाती वो मेडिकल नेग्लिजेंस में आती है। और उसके बाद एक अनदर मैं बताऊंगा कि हॉस्पिटल में कोई गलती होती है, उसमें डॉक्टर पे केस नहीं कर सकते आप। एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ये बहुत ही चर्चित केस रहा है, ये लैंडमार्क जजमेंट है, डॉक्टर जोसेफ एंड डॉक्टर एलन का केस है, जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस है सीएमसी लुधियाना का। वहां पर एक पेशेंट, कैंसर का पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जोसेफ और एलन उनको देखते हैं, इमरजेंसी में पेशेंट आता है, वो ऑक्सीजन लगाते हैं उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है और बाद में पेशेंट की डेथ हो जाती है। जब ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां जज साहब जो हैं डॉक्टर को बरी करते हैं इस प्ली पे कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था वो हॉस्पिटल की गलती है, तो आपको केस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे करना चाहिए, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है अगर ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोई ऐसा करता है आप इमीडिएटली कह सकते हैं द केस शुड बी अगेंस्ट द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ये ऑक्सीजन सिलेंडर खाली रखा इमरजेंसी सेटिंग में। एक और बात मैं बोलूंगा, कई बार क्या होता है, हम कोई भी पेशेंट आ जाता है हॉस्पिटल को उसको अटेंड करना ही है, जैसे बड़ा क्रिटिकल पेशेंट आता है एक हॉस्पिटल में जाता है, ट्रॉमा में आता है, अगर वो हॉस्पिटल छोटा है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली रेफर नहीं कर सकते। आपने उसको फर्स्ट एड देनी है, उसको ऑक्सीजन देनी है, थोड़ा स्टेबलाइज करना है, उसके बाद पेशेंट को अपने टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में रेफर करना है। और अभी अगर गलती से पेशेंट आपके पास आता है, बगैर एग्जामिन किए आप उसको रेफर कर देते हो और रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है मेडिकल नेग्लिजेंस का। तो मैं डॉक्टर साहब जो आपने बड़ी ये बातें की और जो सारा कानून आपने भी साथ साथ, इसको मैं अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा दर्शकों के लिए, इंटरेस्टिंग आपने थोड़ा किया,
तो एक तो आपको आइडिया होगा गुड स्मार्टियन, गुड स्मार्टियन, वो भी हम बात कर लेंगे, इसी में थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। और एक जो है कि एक ये पहले ये बात आती थी कि भाई जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल इंटरटेन नहीं करते थे पेशेंट को, क्योंकि पहले रिपोर्टिंग करो, पुलिस रिपोर्ट है वो भी एक है, और दूसरा एक से ज्यादा जोड़ दूंगा कि इसके पास पैसे नहीं है, जो आगे वो ट्रीटमेंट होनी है उसका पैसा नहीं। तो दो जो बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट से क्लियर हो चुकी हैं, दो तीन के मैं गुड स्मार्टियन की बात करूंगा इसमें, और एक गोल्डन आर वन भी आपको है। तो मैं तीन चार बातें हम जो एक्सटेंड कर लेते हैं इस में डिस्कशन में। तो इसमें क्या है, दो जो एक मैं पहले जो डॉक्टर साहब की ही बात में पकड़ूंगा, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक क्वैक है, नेचुरली ऑब्वियसली उसका जॉब ही नहीं है, वो तो क्वैक समझेगा, ये ऑर्डिनरी आदमी समझेगा ना। समझो एक डॉक्टर है ऑर्डिनरी, जो सर्जन नहीं है या डेंटल सर्जन, अगर वो किसी का दांत निकाल देता है या कोई ऐसा काम कर देता है तो वो क्वैक ही होगा, तो ट्रांसग्रेस होगा, तो वो समझो उसकी ड्यूटी भी नहीं है, तो वो तो नेग्लिजेंस का आएगा, एक ये आ गया। और जो आपने कहा कि जो डॉक्टर जो उसकी फर्स्ट एड है, वो तो इतना तक कहा है उन्होंने, अगर उस पर नहीं है तो उसको मतलब जितना भी उनके पास है जो अवॉइड नहीं कर सकते, रेफरल जो अप्रोच नहीं होने चाहिए। तो एक दूसरी बात हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है, साइमल्टेनियस आपने कोई करना है कि उसका इलाज शुरू कर देना है, और इलाज शुरू करने के बाद, और ये भी है कि ये हॉस्पिटल अगर प्राइवेट है, दे कैन डिमांड मनी फर्स्ट, कि आप इतना जमा करवाओ, वो इंटर करेंगे जो भी वो अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट करें इन द मीन बाय। और गुड स्मार्टियन का डॉक्टर साहब आप थोड़ा आप करो, फिर मैं इसको आगे करा। और वन गोल्डन आर वन आ रहा है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, उसमें गोल्डन आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सीडेंट भी ले लेना, एक्सीडेंट के मल्टीपल ट्रॉमा का पेशेंट आता है, गोल्डन आर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है, हम प्रायोरिटी के बेस पे चलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा मरने वाला पेशेंट है उसी को पहले अटेंड किया जाता है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कम्स इन द गोल्डन आवर, और उस दौरान आपको इमीडिएट केयर करनी है। आप गोल्डन आवर में किसी को रेफर नहीं कर सकते, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देके। आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, उनके पास उसको थ्रोम्बोलाइज करने की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल उसको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 80 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिवास और 300 मिलीग्राम एस्पिरिन देनी है, वो देके पेशेंट को करके थोड़ा स्टेबलाइज करके देन पेशेंट कैन बी रेफर्ड टू ए हार्ट सेंटर सो दैट उसकी जान बच जाए। सिमिलरली जैसे गोल्डन आवर में एक्सीडेंट पेशेंट आता है, आपको इंटूबेट करना है, उसको ट्यूब डालनी है, उसको फर्स्ट एड करनी है, ब्लीडिंग बंद करनी है, उसको पट्टियां करनी है, स्टेबल करके उसको एम्बुलेंस पे आपको टर्शियरी केयर में भेजना है। तो ये गोल्डन आवर इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि अब थोड़ा सा लॉ चेंज हो गया है। पहले जो मेडिकल नेग्लिजेंस था 304A के अंडर आता था इंडियन पीनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब वो 106 सेक्शन में आता है। तो ये नया जो चेंजेस आई हैं कुछ हमारे मेडिकल नेग्लिजेंस में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो गोल्डन आवर जैसे आपने बताया, गुड स्मार्टिन की बात करूंगा कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं। गुड स्मार्टिन वो होता है जो उसको इमीडिएटली अपनी गाड़ी में बिठा के, बाइक पे बिठा के, ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंचाए। ऐसे गुड स्मार्टियंस को हम लोग नेक आदमी है, उसको फेलिसिटेट भी करते हैं। हम चाहते हैं जैसे भारत की कंट्रीज में होता है, हम लोग भी गुड स्मार्टियन बने, राह चलते को हॉस्पिटल पहुंचा के सो दैट उसकी एक जान बच जाए। सब मैं देखता हूँ, इसमें आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, देखता हूँ कि जो मीडिया पर्सन हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो अपना वीडियो बना रहे हैं अपनी वो उसके लिए, लेकिन उसको उठाने का वो कहते हैं मेरा काम नहीं है ये, जो अब 100 डायल करो। यार ह्यूमन बीइंग है, उसकी जान जा रही है। और गुड स्मार्टिन का मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर अनस्किल्ड बंदा भी है तो उसका काम क्या है, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल बनाना, उसके जो भी ट्रीटमेंट, अगर थोड़ा स्किल्ड है, डॉक्टर है, जो कुछ है, तो वो ऑन स्पॉट पे देख सकता। और यहां तक कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो हमारा उसने कहा कि, और रूल्स भी हैं इसमें, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड उन्होंने यह तक कहा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कह दिया कि भाई अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्वेश्चनिंग नहीं करेगा डॉक्टर, कौन डॉक्टर, हॉस्पिटल वाले, कि कहाँ से आया, क्या है क्या, और ना ही पुलिस। सर एक बात आपकी एक्सटेंड करूंगा, जो गोल्डन आवर की आपने बात की,
गोल्डन आवर में सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से लोग हम बचाए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से सीपीआर कंपलसरी लोगों को हम ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस वालों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो जो फ्लाइट के अंदर जो एयर होस्टेस है उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। फायर ब्रिगेड वालों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इमरजेंसी में पेशेंट को कार्डियक मसाज किया जाए, जिसको हम सीपीआर कहते हैं। तो ये इससे कई लोग मैं डॉक्टर साहब ये तो एक आगे ना कार्डियोलॉजी, मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज इंजर्ड, रोड ट्रैफिक है, उसके हो रही है प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है, तो जो बंदा वहां पे है वो अपने कपड़ा खोल ले, कोई खोल ले, मत कोई अपनी उसको सोच के मुताबिक जो उसको लगता है अगर अनस्किल्ड है, नहीं है डॉक्टर मतलब उसको, तो वो करे। वो एक तो जो आपका ये हो गया जो आपने दो हार्ट के बारे, दूसरा कहता हूँ दूसरे रोड ट्रैफिक है वहां लोग तमाशा देखते हैं। तो गोल्डन आवर ये है कि एक आवर में अगर पेशेंट को उस वक्त ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच सकता है। अगर उसके बजान हो जाएगा तो तभी उन्होंने, जैसे आप हार्ट का कह लो जो आपने रेफर किया है, जहाँ जो मैं बता रहा हूँ जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दूसरे ब्लीडिंग हो रही है, प्रोफ्यूजली हेड इंजरी है, जहाँ कोई टांग है। जो सब आपकी बातों से मैं एक फाइनली कन्वे करना चाहता हूँ कि जो लॉ थोड़ा सख्त बन गया है, इसका एक सबसे बड़ा समाज को साइड इफेक्ट हो रहा है। इस साल या पिछले 4-5 सालों में जो टॉपर्स हैं कंट्री के, वो ऑपरेटिव फील्ड में नहीं चूज कर, वो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में, पीडियाट्रिक्स में नहीं जा रहे हैं। तो डेंटल वाला भी इंक्लूड कर लो। हाँ, और टॉपर्स जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। टॉपर जो है एक्सरे वाला डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। वाई? ये इसीलिए हुआ है कि हर लोग डरता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। और हमारे जमाने में आज से 30 साल पहले जो टॉपर्स थे वो सर्जन, फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन या गायनिकोलॉजिस्ट बनते थे। आजकल टॉपर या स्किन स्पेशलिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं कि आराम की जिंदगी जिए, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी अपील है यंगर जनरेशन से भी, कोई बात नहीं, चैलेंजेस हैं, टॉपर्स प्लीज अडॉप्ट करें मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक्स जो कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हम लोगों को भी जरूरत पड़ेगी, तो अच्छे डॉक्टर नहीं रहेंगे इस फील्ड में। तो रेडियोलॉजी के लिए कोई लेवल 2 का डॉक्टर भी रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है, डर्मेटोलॉजी के लिए लेवल 2 का डॉक्टर बन सकता है, लेकिन जो टॉपर है, क्रीम ऑफ द कंट्री है, उसको कोर क्लिनिकल में जाना चाहिए। डॉक्टर साहब जो आपने कहा, अगर ऐसी बातें हैं जो आपने कहा, तो फिर तो जो एक मैं कहते हैं जो हमारे इंडिया का मेडिकल टूरिज्म की, मेडिकल टूरिज्म जहाँ मतलब एडजॉइनिंग कंट्री से हमारे पास आते हैं, ये सारा जो खासकर सर्जरी वाला, बाकी तो ये सारे आते हैं। अगर ऐसी इस किस्म का लोग अडॉप्ट करेंगे, जो मेडिकल प्रोफेशन वाले नहीं आएंगे, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, जहाँ वो दूसरी तरफ जाएंगे, फिर तो लॉस है नेशन को। अच्छा, ये एक और बात कह दें जो आपने बात की, तो हम ये कहेंगे कि जो बीबी शांता का केस है, बिल्कुल जो डायरेक्ट इसको कंज्यूमर कोर्ट में लाता है और कैसे लगता है, लेकिन रिविजिट करने की जरूरत है। डेफिनेटली मेडिकल नेग्लिजेंस, बीबी शांता वाली जो जजमेंट है, तो बीबी शांता वाली जो 1995 की है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीबी शांता केस था, जिसको कंज्यूमर में लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिशनर्स को कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ला दिया। लेकिन डॉक्टर साहब लाया है, ठीक है आपकी बात, लेकिन इसमें स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, बाकी सर्विसेज का है, लेकिन नहीं इसका है लॉ का, लीगल प्रोफेशन का, और ना ही मेडिकल प्रोफेशन का है। अगर डेफिनेशन में नहीं है तो जो 1995 का जो जजमेंट है वो पुरानी है, क्योंकि ये एक्ट है 2019 का। जैसा एक और पिछली एक जजमेंट, तो इसमें रिविजिट हो सकती है। एक जजमेंट है, ये कोर्ट ने भी बोला है कि जो भी हॉस्पिटल्स में डेथ होती हैं वो कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। अब हॉस्पिटल में रोज 50 डेथ, 40 डेथ कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, कोई भी नेचुरल डेथ भी अगर हॉस्पिटल में होती है, विद ड्यू केयर लोग चले जाते हैं कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में। मैं चाहता हूं ये प्रथा बंद होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, ये तब हो सकती है जब बीबी शांता वाला केस, क्योंकि 1995 का है, तो जब हमारा लॉ है जो 2019 का कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, तो नेचुरली और उसमें स्पेसिफिक इंक्लूड नहीं किया गया है मेडिकल प्रोफेशन को, जो विजडम है लेजिस्लेचर की, नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंज्यूमर कोड में बनाया हुआ है। तो वो मैं कहता हूं वो एक रिलेशनशिप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके मेरे ख्याल में रिविजिट करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये डॉक्टर साहब काफी लंबी डिस्कशन हुई, तो अच्छा लगा। और आज तो आपने सारा ला की
जजमेंट्स भी अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे डॉक्टर ना कोर्ट में जाने से बड़े डरते हैं, बिकॉज डॉक्टर सबसे क्रीम ऑफ द सोसाइटी, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल, और जब ऐसा होता है घबरा जाते हैं। तो जो आपने बात की कि भाई डॉक्टर वो इस प्रोफेशन को जो ऑर्थोपेडिशियन सर्जन नहीं बनना चाहते, दूसरे सर्जरी मतलब स्ट्रीम में नहीं आना चाहते, एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय कंसर्न है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुझे लगता है बीवी शांता को अब क्योंकि लाभ बदल चुका है तो उसमें तो ये जो इसमें हमने दोबारा रिपीट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है और उसमें सर्विस में ये स्पेसिफिक नहीं रेफरेंस है, तो बीवी शांता की जजमेंट को अगर जो लीगल प्रोफेशन में है, PIL है, NGO है, या मेडिकल जो एसोसिएशन है आपकी, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाए। आखिर में जैसा एक बात मैं कहूँगा, प्लीज, हमारा जो इन्फॉर्मेशन थी ये कोई लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक डॉक्टर की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को कोई अपना केस आता है, कृपया अपने एडवोकेट से कंसल्ट करें। हमारा सिर्फ अवेयरनेस है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में, नहीं जो हमारी जितनी हमारी नॉलेज है, कानूनी चर्चा पे ही है। देखिए ना, वो हम कोई एडवाइस नहीं किसी को कर रहे हैं, ना कोई हम सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा जो हमारा विजडम है, इंटेलेक्ट है, जो हमने पढ़ा है, जितना हमारा नॉलेज है। डॉक्टर साहब ने अपनी बात की, मैंने अपने बात की, जी समझो हमने प्राइवेट डिस्कशन को वी हैव उस पर डाल दिया है। अगर अच्छी लगती है तो फॉलो करो, इसको देख लो। तो वैसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई आपका कोई जरूरी है हमारी राय के मुताबिक चलना, तो ऐसे ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब 10 आदमियों से जो हमने बात की है, ये चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय ही रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।